नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में। जो दिल्ली सल्तनत के अंदर एक वंश हुआ है खिलजी वंश, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट साम्राज्य हुआ है। इसी साम्राज्य के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में हमने दास वंश के बारे में जान लिया है। जितने भी दास वंश के शासक थे उन सभी के बारे में हमने पिछले वीडियो में जान लिया है। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो जो दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी वंश है, इससे एक या दो क्वेश्चन तो पूछ लिए जाती हैं। इसलिए यह टॉपिक हमें पढ़ना जरूरी है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं खिलजी वंश के बारे में। ऐसे तो ये कोई जो पूरा साम्राज्य इतना लंबा साम्राज्य नहीं चला, लेकिन इसके अंदर एक शासक हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। उसी से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उसी शासक के ऊपर आज हम जोर देंगे और ज़्यादा जो इसकी इंपॉर्टेंट बातें उस शासक की वो सभी आज इस वीडियो में हमें जान लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खिलजी वंश के बारे में। इससे पहले हमने दास वंश के बारे में जान लिया था। और जो दास वंश का अंतिम शासक होता है, जिसका क्या नाम है, उसका नाम है क्यूमर्स। तो दास वंश का जो अंतिम शासक होता है क्यूमर्स, उसकी एक व्यक्ति होता है जो क्या कर देता है, इसकी हत्या कर देता है। और उस व्यक्ति का क्या नाम है, उसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम है? तो मैं नाम लिख देता हूँ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो एक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नाम से एक व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, जो दास वंश का अंतिम शासक होता है क्यूमर्स, उसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और इसकी हत्या करके स्वयं शासक बन जाता है। कहाँ का? दिल्ली का। और जिस समय इस जलालुद्दीन खिलजी ने इसके ऊपर आक्रमण किया, वो समय क्या था, वो डेट की थी, वो थी 1290 ईस्वी। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, क्यूमर्स के ऊपर आक्रमण करता है और दिल्ली को अपने अधीन कर लेता है। फिर आगे देखते हैं कि जब इसने आक्रमण किया था तो ये 70 वर्ष का था। कितने वर्षों का? 70 वर्ष का एक व्यक्ति था। आप सोच सकते हैं 70 वर्ष का आयु का एक व्यक्ति होता है, क्या वो युद्ध लड़ सकता है? आज के समय में नहीं लड़ सकता। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जब यह 70 वर्ष का था, इसने क्यूमर्स के साथ युद्ध करके क्या किया, दिल्ली सल्तनत को अपने अधीन कर लिया और दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया। और जलालुद्दीन खिलजी की आयु कितनी थी? 70 वर्ष थी। तो इसलिए ये ऐसे इतना राज करने पर ध्यान नहीं देता था। ये अपनी एक आराम से जिंदगी बिताता था। और इसका एक भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी नाम का एक व्यक्ति होता है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी कौन होता है? ये जो होता है जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा होता है, यानी अलाउद्दीन खिलजी होता है। इसके पिताजी की मृत्यु जब ये छोटा सा उसी समय हो जाती है, और तब से इसकी जो देखभाल और इसकी पालन पोषण करता है वो कौन करता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करता है। और अलाउद्दीन को क्या कर देता है, मंत्री बना देता है, सेनापति बना देता है। जो राज है इसे लगभग सौंप देता है। लेकिन राजा तो कौन है? जलालुद्दीन खिलजी है। और जितने भी युद्ध याद होते थे उसमें ये अलाउद्दीन खिलजी को ही भेजता था। तो एक बार क्या हो गया कि दक्षिण में गुजरात के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा। किसे? गुजरात पर। तो गुजरात पर आक्रमण करने के लिए जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी को भेजता है, आक्रमण करने के लिए भेजता है। ध्यान देना, यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर आता है और जो गुजरात का शासक होता है रामचंद्र यादव। तो यहाँ पर यादव वंश चल रहा था। तो गुजरात का यादव वंश का एक राजा है जिसका नाम है रामचंद्र यादव। अलाउद्दीन खिलजी रामचंद्र यादव पर आक्रमण करता है और इसे क्या कर देता है, हरा देता है और स्वयं में जीत जाता है। यहाँ पर इसे अपार धन मिला, बहुत सारा धन मिला, इतनी दौलत मिली कि इन्होंने पहले कभी भी इतनी दौलत नहीं देखी थी। तो बहुत सारी यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी को क्या मिलती है, दौलत मिलती है। तो वो जो दौलत मिलती है अलाउद्दीन खिलजी को, ये क्या करता है, आधी दौलत तो जलालुद्दीन खिलजी को दे देता है, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दे देता है। जो आधी जो दौलत होती है वो अपने पास रख लेता है, इसको बताता ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, इसे यहाँ पर गुजरात के अंदर बहुत सारा अपार धन मिलता है, बहुत धन मिलता है। तो उस धन का ये क्या करता है, आधा
आधा धन तो अपने पास छुपा कर रख लेता है, जलालुद्दीन खिलजी को नहीं बता देता है, और आधा जो धन होता है वो किसे दे देता है, जलालुद्दीन खिलजी को दे देता है। तो इसी युद्ध को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा महसूस होता है कि यार ये बूढ़ा कहाँ पर राजा बनकर बैठा है, राजा बनने की उम्र तो मेरी है, ये कौन सा राज करके निहाल कर रहा है। तो इसीलिए इसके मन में थोड़े विचार उठने लगते हैं, क्योंकि अब ये बड़ा हो गया है। तो ये बड़ा होने के बाद इसके मन में अलग अलग विचार आते हैं कि ये बूढ़ा तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, इसे कौन सा राज होता है, कौन सा साम्राज्य विस्तार होता है, मुझे लगता है मुझे राजा बनना चाहिए। तो ये क्या करता है, इसकी धोखे से मृत्यु करा देता है। किसकी? धोखे से मृत्यु करा देता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी जो है वो क्या कर देता है, जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु करा देता है। मृत्यु कब कराई जाती है, इंपॉर्टेंट बात है, 1296 ईस्वी के अंदर जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी, जो इसका भतीजा है और इसका दामाद भी है। तो दामाद कैसे बना? तो पहले जो अलाउद्दीन खिलजी, इसके थोड़े नेचर थे, वो अच्छे थे, अच्छा स्वभाव था, इसलिए जलालुद्दीन खिलजी अपनी बेटी की शादी अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर देता है। 1296 में धोखे से मृत्यु कर देता है। किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की। कौन कर देता है? वो अलाउद्दीन खिलजी कर देता है। और कब की जाती है मैंने बता दिया, और कहाँ पर की जाती है ये बात भी इंपॉर्टेंट आती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु कहाँ पर की थी, तो वो की थी इलाहाबाद के अंदर। इलाहाबाद के अंदर। तो इलाहाबाद के अंदर 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। और राजा कौन बन जाता है? अलाउद्दीन खिलजी स्वयं बन जाता है। तो आप इतनी बात समझ गए होगी। आप देख लीजिए एक बार मैंने क्या क्या इस के अंदर बताया है, फिर आगे अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर चलते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट शासक है यही है सिर्फ खिलजी वंश के अंदर, इसी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप एक बार देख लीजिए इसे। तो चलिए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी अपने शासनकाल में क्या क्या करता है, क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। नाम लिख देता हूं, अलाउद्दीन खिलजी। शासनकाल भी लिख देता हूँ। बात में आपको कोई भी बात में कंफ्यूज नहीं होना है। जितनी हम बातें कर रही हैं वो सभी हमें एक टू एक क्लियर करते जाना है, कोई भी बात हमें बीच में नहीं छोड़नी है। इसलिए मैं इसका शासनकाल भी लिख देता हूँ। इसका शासनकाल है 1296 से 1316 तक। मतलब इसका जो शासनकाल रहता है वो लगभग 20 वर्ष का शासनकाल रहता है। 20 वर्ष तक अलाउद्दीन खिलजी शासन करता है। तो अब देखते हैं कि इसके द्वारा क्या क्या कार्य करवाए जाते हैं। पहली बात तो ये है कि इसने अपने चाचा की मृत्यु की। तो इससे जो जितने भी उनके सामंत थे, उनके मतलब जितने भी उनके सामंत और सरदार थे, किसके? जलालुद्दीन खिलजी के, वो इनसे नाराज़ हो गए क्योंकि इसने धोखे से गद्दी हड़प ली। और एक बात जो जलालुद्दीन खिलजी की जनता थी वो भी क्या हो गई? अलाउद्दीन खिलजी से नाराज़ हो गई। मतलब सभी इससे फंट गए, इसके साथ अब कोई नहीं रहा, केवल और केवल सेना के अलावा। तो क्या होता है कि जब यह गद्दी पर बैठ जाता है तो इसके कुछ अलग ही नियम होती है, अलग ही परंपरा होती है। ये सभी राजाओं से हटकर होता है, किसी की बात नहीं मानता, सिर्फ और सिर्फ अपनी सुनता है, जो इसे अच्छा लगता है वो करता है। तो जितने भी इसके मंत्री सामंत होते वो इससे अलग हो गए। तो अब आगे क्या होता है, चलिए। जो जलालुद्दीन खिलजी था वो तो क्या करता था? खलीफा के अनुसार राज करता था। यानी आप खलीफा का मतलब क्या होता है कि आप तो राजा होता है और जो नीचे सामंत सरदार होते हैं उनके द्वारा राज करवाया जाता है। उनको अलग अलग जगह दे दी जाती है कि आप वहाँ पर राज कीजिए, आप वहाँ पर कीजिए। लेकिन इसने जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने खलीफा वाली जो परंपरा थी वो समाप्ति कर दी कि कोई खलीफा नहीं, केवल और केवल राजा राजा की चलेगी। कहीं पर भी देख लो, किसी खलीफा किसी सामंत की नहीं चलने वाली। तो जो खलीफा वाली परंपरा थी वो समाप्त कर दी जाती है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और आगे क्या होता है, जो सामंत और जितने भी सरदार होते हैं वो सभी नाराज हो जाते हैं। किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। तो
सभी जो अमीर और सामंत होते हैं वो इससे नाराज हो जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी से, और इसके विरुद्ध क्या करते हैं, क्रांतियां शुरू कर देती हैं, अलग अलग जगहों पर क्रांति शुरू कर देते हैं, राड शुरू कर देते हैं। तो ये जो विद्रोह है इन्हें दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि इन्हें कैसे दबाया जा सकता है, क्योंकि इसके साथ कोई नहीं था, केवल और केवल सेना थी, लेकिन राजा तो ये था क्योंकि गद्दी के ऊपर बैठा था, सबसे बड़ी गद्दी थी। तो इसने क्या किया, इन विद्रोहों को हटाने के लिए, मिटाने के लिए कुछ योजनाएं बनाई और कुछ नियम निकाल दिए। क्या कर दिए, नियम निकाल दिए। वो नियम कौन कौन से, चलिए हम जान लेते हैं। तो एक नंबर बात करते हैं, इसने सोचा कि जो दान में दी, पहले आपको पता है, पहले हमने बात की थी, जो एक नंबर वीडियो बनाया था मैंने, जो प्रथम जो सबसे पहले बनाया था महाजनपद कालीन, और उसमें आप जाकर देखेंगे तो जो मौर्य काल और उस समय के जो राजा थे वो क्या करते थे, ब्राह्मणों को और कुछ मोटे लोग होते थे उनको भूमि दान देते थे, यानी भूमि का दान देते थे ब्राह्मणों को और उन लोगों को। तो इसने क्या सोचा कि जिन लोगों के पास दान में दी हुई भूमि है और वो अमीर है, उनके पास कुछ पैसे हैं, इसीलिए वो उछल रहे हैं, इसीलिए वो विद्रोह कर लें। अगर उनसे सारी भूमि छीन ली जाए और उनके पास कुछ नहीं बचे तो वो विद्रोह कैसे करेंगे। तो इन्होंने एक नंबर नियम निकाला कि जितने भी अमीर, मतलब जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी सामंत हैं, सामंत सरदार, उनसे क्या कर ली जाए, भूमि छीन ली जाए या भूमिहीन कर दिया जाए, भूमिहीन कर दिया जाए। दिया जाए। तो इनका जो एक नंबर नियम है वो है कि अमीर सामंत और जितने भी सरदार है उनसे भूमि छीन ली जाए। अगर उनके पास भूमि नहीं होगी, कुछ खाने के लिए नहीं होगा, तो वो विद्रोह कैसे करेंगे। एक नंबर नियम इनका ये था, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर इन्होंने ऐसा सोचा कि जो अमीर सामंत सरदार है वो महफिलें बनाते हैं और शराब का सेवन करते हैं। शराब का सेवन करने के बाद उनके दिमाग में अलग अलग आइडियाज़ आते हैं, अलग अलग विचार आते हैं, और इन्हीं विचारों से वो मेरे खिलाफ विद्रोह करने का साहस करते हैं। धूम्रपान मद्यपान करके वो मेरे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, मद्यपान पर क्या कर दी, रोक लगा दी। किस पर, मद्यपान पर अपने राज्य में रोक लगा दी। किसने, किसकी बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने। इन्होंने शराब, बीड़ी, तंबाकू, जितने भी नशीले पदार्थ थे उनके ऊपर, भांग के ऊपर रोक लगा दी। किसने लगा दी, अलाउद्दीन खिलजी ने। और फिर ये क्या करते हैं कि इन्होंने सोचा कि अगर बाजार के अंदर, अगर इन सामंत और अमीरों के बीच में मेरे गुप्तचर घूमते रहेंगे और उन्हें पता चलेगा कि यहाँ पर विद्रोह होने वाला है, तो वो मुझे विद्रोह होने से पहले सूचना दे देंगे और मैं उस विद्रोह को आसानी से दबा सकूंगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या की, गुप्तचर प्रणाली की निर्माण किया, गुप्तचर प्रणाली का विस्तार किया, प्रणाली बनाई। तो इन्होंने सोचा कि अगर बाजार के बीच में मेरे गुप्तचर घूमते रहेंगे तो किसी के विद्रोह की मन में आएगी नहीं कि अगर मैंने विद्रोह का सोचा तो इसे पता चल जाएगा और ये जाकर राजा को बता देगा। तो इसी प्रकार से उन्होंने सोचा गुप्तचर प्रणाली हमें बनानी चाहिए, बाजार के बीच में उतार देनी चाहिए। और 4 नंबर होता है कि अब जो अमीर और सामंत है वो कहाँ पर मिल सकते हैं। वो पार्टी तो मना नहीं सकते क्योंकि मद्यपान तो उनके लिए एक तरह से रोक लगा दी है, और जो अमीर सामंत है उनके पास भूमि भी नहीं है। अब उसने सोचा कि यार अब कैसे मेरे ऊपर वो विद्रोह कर सकते हैं मेरे खिलाफ। तो उसके दिमाग में एक और आइडिया आया। तो वो आइडिया क्या है वो भी देख लेते हैं। उसने सोचा कि अगर किसी अमीर के साथ या सरदार की शादी होती है तो वो सभी लोग शादी के अंदर इकट्ठा होंगे और एक जगह इकट्ठा हो गए तो वो विद्रोह के बारे में बात तो कर लेंगे। तो इसीलिए ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने क्या किया कि जो अमीरों की शादी अमीरों के साथ नहीं हो सकती, सरदारों की शादी सरदारों के साथ, सामंतों के साथ शादी नहीं हो सकती। तो इन्होंने क्या किया, जो मेल मिलाप था वो बंद कर दिया, मिलाप बंद कर दिया और शादी भी बंद कर दी।
शादी तो होती थी, ऐसा नहीं कि उसमें किसी के साथ शादी नहीं की जा सकती थी। जो सरदार थे वो सरदारों सामंतों और ये जो 3 वर्ग थे वो आपस में शादी नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये इकट्ठा होंगे तो इनके दिमाग में तो कोई ना कोई तरीका आ जाएगा मेरे खिलाफ विद्रोह करने के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इतनी बारीकता से ये 4 नियम सोच सोच के लगाए ताकि कोई मेरे खिलाफ विद्रोह नहीं कर सके। तो हम कह सकते हैं कि दिमागी तो था बंदा, उसके अंदर दिमाग तो जरूर था, इसीलिए इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार बढ़ाया था। ये 4 उनके द्वारा नियम होते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं। मैं मिटा रहा हूं, आप इसे 1 मिनट देख लीजिए उनके क्या 4 नियम है, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। इतनी बात आपने समझ ली होगी, अब आगे बढ़ते हैं थोड़े। तो आगे क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जो इन्होंने सिक्के चलाए थे अपने 20 वर्ष के शासनकाल में, उन सिक्कों के ऊपर अपना नाम अंकित करवाया। क्या करवाया? सिक्कों के ऊपर इन्होंने सिक्कों के ऊपर नाम अंकित करवाया। लेकिन क्या नाम करवाया? इन्होंने सिक्कों के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी नाम अंकित नहीं करवाया। इन्होंने उन सिक्कों के ऊपर लिखवाया द्वितीय सिकंदर। यानी आपने सिकंदर के बारे में बात सुनी होगी। सिकंदर ने लगभग पूरे विश्व को जीत लिया था, पूरे विश्व पर राज कर लिया था। तो इन्होंने अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहा, अपने आप को उपाधि दे ली सिकंदर द्वितीय या द्वितीय सिकंदर। तो द्वितीय सिकंदर, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती है कि द्वितीय सिकंदर से किसने अपने आप को उपाधि दी। तो वो कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने अपने आप को द्वितीय सिकंदर की उपाधि दी। और आगे बात करते हैं, इसकी जो सबसे बड़ी प्रणाली थी वो था बाजार नियंत्रण। यानी इसने बाजार को इतने सुव्यवस्थित तरीके से लगाया था, इतने अच्छे तरीके से लगाया था, क्या कहना क्या नहीं कहना। तो उसके बारे में बात करते हैं, इसके बाजार नियंत्रण के बारे में। इसने क्या किया कि 4 बाजारों का निर्माण करवाया था। कितने? 4 बाजारों का। ऐसे 4 बाजार नाम नहीं, 4 बाजार बनाए थे। वो अलग अलग बाजार थे, ऐसा नहीं जैसे आज हमारा बाजार है उसके अंदर हम गए तो हमने वहाँ पर जो चीज़ चाहिए वो ले ली, जितनी भी चीज़ जितना भी सामान चाहिए वो हम सब ने या हमने एक ही बाजार के अंदर से ले ली। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? ऐसा बाजार नहीं बनाया। इन्होंने अलग अलग वस्तुओं का बाजार बनाया था। जैसे अगर आपको ड्रेस लेनी है तो ड्रेस लेने के लिए आपको 1 नंबर बाजार के अंदर जाना होगा। अगर आपको कोई सब्जी लेनी है तो आपको इस 2 नंबर बाजार के अंदर जाना होगा। अगर आपको कोई मान लो राशन की और जितने भी दुकानें होती है या कोई अलग आपको सामान लेना है तो उसके लिए आपको 3 नंबर बाजार में जाना होगा। अगर आपको कोई पशु बेचना है या आपको लेना है तो आपको अलग बाजार के अंदर जाना होगा। बाजार में इतने अच्छे तरीके से बनाया गया था, आपको क्या बताऊं। लेकिन इनका जो एक और बड़ी बात है वो क्या है? वो है कि जब यह अलाउद्दीन खिलजी 1296 में राजा बना और 1316 तक रहा, कितने लगभग 20 वर्ष तक इन्होंने राज किया। इनके शासनकाल में किसी भी वस्तु का 1 रुपए भी दाम नहीं बढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप भी सोच सकते हैं कि 20 वर्षों के अंतर्गत जितने इन्होंने, जब ये राजा बने थे, जिस वस्तु के जितने रुपए थे उतने रुपए निर्धारित थे। इन्होंने किसी भी सामान का 1 भी रुपए नहीं बढ़ाया। उचित मूल्य और एकदम मूल्य था किसका? जो भी सामान लेता था उसका कोई भी मूल्य इनके द्वारा नहीं बढ़ाया गया था कि इस चीज़ का इतना पैसा कर दो, इतना कर दो। जो रुपए निर्धारित थे वही रुपए रहे इनके शासनकाल में 20 वर्षों तक। तो आप सोच सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट बात है और कितनी बढ़िया बात है कि इन्होंने लोगों के लिए 1 भी रुपए नहीं बढ़ाया था। और इनके बाजार में कोई भी तोल में क्या कर सकता को तो तोल कम नहीं कर सकता था। यानी कोई वस्तु तोल कर दे रहा है और अगर वो
कम वस्तु मिल गई, जितने के अगले वाले ने सामान लिया है उससे कम मिल गई या कम रुपए की मिल गई, तो यहाँ पर जो इनकी एक टुकड़ी बनाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी की, वो थी मापदंडी नामक से इनकी एक टुकड़ी बनाई गई थी। वो क्या करती थी, इस बाजार के अंदर घूमती रहती थी और देखती रहती थी कोई भी जो दुकानदार है वो किसी को सामान कम तो नहीं दे रहा, सही सामान दे रहा है। अगर कोई दुकानदार पकड़ा जाता है, जैसे कि उसने कोई व्यक्ति ने 1 किलो सामान लिया और उसमें 20 ग्राम सामान उसने कम कर दिया, 20 ग्राम सामान कम दिया है, तो जो मापदंडी होता है वो उसे पकड़ लेता है, तो उसके दुकानदार के शरीर में से 20 ग्राम मांस निकाल लिया जाता था। इतनी कठोर वहाँ पर अगर कोई मापदंडी में या माप में कोई गड़बड़ी कर देता है तो इतनी कठोर सजा थी। आप भी सोच सकते हैं कि अगर किसी ने 20 ग्राम वस्तु कम दी तो उसके शरीर में से 20 ग्राम मांस या 20 ग्राम का कोई अंग निकाल लिया जाता था। इतनी कठोर वहाँ पर सजा थी। इस बाजार के अंदर पशुओं का एक अलग बाजार था यहाँ पर। तो आप बाजार व्यवस्था के बारे में सोच सकते हैं कितनी अच्छी बाजार व्यवस्था थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तो ये बाजार व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी और इसे मैं इन 4 नंबरों को मिटा रहा हूं। तो बाजार व्यवस्था के बारे में हमने जान लिया। अब देखते हैं कि जो मंगोलों का इनके शासनकाल में 6 बार आक्रमण हुआ था। कितनी बार? 6 बार आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। लेकिन जो मंगोल थे वो एक बार भी सफल नहीं हो सके। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सैन्य व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि जो बाहरी आक्रमण हो रहे थे मंगलों के 6 बार आक्रमण हो चुके थे और अंदर के जो सामंत अमीर थे वो साथ साथ में विद्रोह कर रहे थे। तो इसीलिए इनको एक बहुत बड़ी सेना चाहिए थी, रात दिन सेना महल के अंदर चाहिए थी। कभी कोई भी आक्रमण कर सकता है, इसलिए इन्हें एक बहुत बड़ी सेना की जरूरत थी। तो इन्होंने क्या किया, अपनी सैन्य व्यवस्था को बढ़ाया और सैन्य व्यवस्था में क्या किया, एक निर्धारित सेना गठित कर ली, एक मतलब परमानेंट सेना क्या कर ली, गठित कर ली। पहले अन्य राजाओं के समय में क्या होता था कि जब कोई युद्ध की जरूरत पड़ती है तो सेना अपने घर पर रहती थी और उस सेना को महल में बुलाया जाता है, हथियार दिए जाते हैं, फिर उन्हें युद्ध के लिए लिया जाता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जो सेना इन्होंने ले ली वो जो सेना थी वो हमेशा इसके पास रहेगी, कभी भी अपने घर पर नहीं जा सकती। वो हमेशा अलाउद्दीन खिलजी के पास मौजूद रहेगी, कभी भी अपने घर नहीं जा सकती। और इन्होंने क्या किया, अपने सेना को नगद वेतन देना शुरू किया। क्या? नगद वेतन देना शुरू किया, जिससे सेना भी क्या रहती थी, खुश रहती थी और अच्छे तरीके से कार्य करती थी। पहले सेना को भूमि दी जाती थी, रहने के लिए घर दिया जाता था, लेकिन वो अब महल के अंदर रहती है और उन्हें नगद वेतन दिया जाता है। अब नगद वेतन देने से सेना भी खुश रहेगी, अच्छे उनके पास पैसे आते हैं, अच्छे खाने पीने को मिलता है, क्योंकि युद्ध तो कभी कभी होता है। तो इन्होंने क्या किया, सेना को सबसे पहले नगद वेतन देने की प्रक्रिया शुरू की। किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये बात भी पूछ ली जाती है। और अब आगे बात करते हैं कि इन्होंने राजस्थान के अंदर भी रणथंभौर के जो राजा थे अहमदीय चौहान, उनके ऊपर भी आक्रमण किया था। और जो एक बात इंपॉर्टेंट आती है चित्तौड़ वाली, आपने सुनी होगी, रानी पद्मिनी वाली, जो अभी एक मूवी थी आई थी पद्मावत, आपने देखी जरूर होगी। उस मूवी के अंदर ये जो घटना है वो तो आप समझ ही होंगे क्या घटना है। तो थोड़ी और बात कर लेते हैं कि जो ये रणथंभौर के ऊपर चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करते हैं 1303 ईस्वी के अंदर। यहाँ का राजा होता है रतन सिंह है और इनकी पत्नी होती है पद्मावती। और ये जो कहानी लिखी हुई है, ये घटना तो है 1303 की, और ये जो बात लिखी हुई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी ने यह पुस्तक पद्मावत लिखी थी 1506 ईस्वी के अंदर। इन्होंने पद्मावत इसकी पत्नी का नाम है, लेकिन इन्होंने पद्मावत एक पुस्तक लिखी थी 1506 ईस्वी के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो उसके अंदर इस सारी घटना को बताया गया है कि ये उसके ऊपर पद्मावती इन्हें सुंदर अच्छी लगती थी और ये इन्हें पाना चाहते थे। लेकिन इन्होंने जब आक्रमण किया, बहुत सारे आक्रमण किए, लगभग 1 वर्ष तक इन्होंने यहाँ पर धरना दिए रहा। और जब इन्होंने युद्ध को जीत लिया तो रानी पद्मावती ने अपने महल की सारी औरतों के साथ जोहर कर लिया और इन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। तो ये बात तो पद्मावती वाली हो गई, 1303 की घटना वाली। अब चलिए आगे बात करते हैं
तो आगे क्या होता है कि 1316 के ऊपर या 1316 ईस्वी में अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है? वो बनता है कुतुबुद्दीन। कौन बनता है? कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ये कोई इम्पोर्टेंट शासक नहीं है, कुछ समय के लिए रहता है। और इसके बाद जो शासक बनता है 1316 के अंदर यह राजा बनता है। इसके बाद जो ये लगभग 3-4 महीने तक रहते हैं, इतने इनका कोई लंबे समय नहीं चलता है। किसका? कुतुबुद्दीन मुबारक का। तो इसके बाद जो शासक बनता है वो कौन बनता है? वो एक शासक होता तो है, लेकिन वो भी इतना कोई इम्पोर्टेंट शासक नहीं होता है, उन्होंने कोई इतना शासन नहीं किया था। तो इसके बाद एक जो शासक बनता है वो अलग जाति का बनता है, वो कुतुबुद्दीन का खास था, वो हिंदू धर्म का व्यक्ति था। तो कुतुबुद्दीन का जो एक हिंदू धर्म का व्यक्ति था वो क्या करता है कि जो शासन बनता है तो लोगों जो इस्लाम धर्म थे, वो इस्लाम धर्म के जो लोग थे वो कहते हैं कि इस्लाम धर्म क्या है, अब सुरक्षित नहीं है। तो इसके बाद जो शासक बनता है एक हिंदू धर्म का व्यक्ति होता है, लेकिन हिंदू धर्म से वह मुसलमान धर्म अपने आप को स्वीकार कर लेता है। वो हिंदू धर्म को छोड़कर या हिंदू धर्म से परिवर्तन होकर मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेता है और उसका नाम है नासिरुद्दीन खुसरो। तो नासिरुद्दीन खुसरो एक पहले हिंदू व्यक्ति था, बाद में यह अपना धर्म परिवर्तन करता है और क्या एक इस्लाम धर्म का व्यक्ति बन जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये दिमाग से थोड़ा पैदल था। कभी कभी नग्न व्यवस्था में यह महल के अंदर आ जाता था और कभी कभी स्त्रियों के वस्त्र पहनकर भी यह महल के अंदर आ जाता था। तो ये दिमाग से थोड़ा पैदल था नासिरुद्दीन खुसरो। और जो बाकी मुस्लिम धर्म के लोग थे, इस्लाम धर्म के लोग थे, वो कहने लगे कि अब इस्लाम धर्म वो क्या संकट में है, इसका नाश होने वाला है। तो ऐसे कर करके इसके पास कोई इतना दम तो था नहीं। तो इसके बाद जो एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक क्या करता है? इसके ऊपर आक्रमण करता है और नासिरुद्दीन खुसरो को क्या कर देता है? हरा देता है। और हराने के बाद क्या करता है? ये 1316 की बात है। इन्होंने लगभग 2-2, 3-3, 4-4 महीने शासन किया था। 1316 के अंदर गियासुद्दीन तुगलक यहाँ पर एक नए साम्राज्य की नींव रखता है जिसका नाम है तुगलक वंश, जिसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में। जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो तुगलक वंश के बारे में ही होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कोई बात समझ में आई हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे जो टॉपिक है मैं आपके लिए रोजाना लेकर आता रहता हूँ। अगला जो हमारा टॉपिक होगा तुगलक वंश होगा। गुलाम वंश के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट जितनी भी बातें थी वो सभी क्लियर करा दी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज का जो खिलजी वंश है वो भी हमने क्लियर कर देता है। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तो मैंने है जो आपके सामने ये महीने पूरे है जो लिख